हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हरिबाबू खम्बमपति इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। पूछ रहे हैं कि हरिबाबू खम्बमपति किस राज्य के राज्यपाल हैं। ऑप्शन हैं केरल, मणिपुर, मिजोरम या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, विष्णुदेव साय। आपको जानना चाहिए कि विष्णुदेव साय जो कि एक ट्राइबल लीडर हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, ये छत्तीसगढ़ के चौथे चीफ मिनिस्टर होंगे। ये साहू या तेली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आपको बता दें, इससे पहले जो फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट थी, यानी कि फर्स्ट मोदी मिनिस्ट्री थी जो 2014 में जो इलेक्ट हुई थी, उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील का जो चार्ज है वो इनके पास था। साथ ही छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। इनके नाम है अरुण साव एंड विजय शर्मा। आपको जानना चाहिए 90 मेंबर की असेंबली है छत्तीसगढ़ में, और हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी ने 54 सीट्स जीती हैं। इनसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। साथ ही आपको जानना चाहिए अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ये छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं साल 2000 से 2003 के बीच में। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, कैपिटल है नवा रायपुर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 7th। आपको जानना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा रिलीज़ किया गया है यूएन क्लाइमेट समिट यानी कि COP28 के दौरान, और इसमें भारत की रैंक 7th है। आपको जानना चाहिए कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है 2014 में 31st पोजीशन पर था, और ये परफॉर्मेंस अब अच्छी हुई है, 2023 में 7th पोजीशन में आ गया है। तो 2014 में 31वीं और 2023 में 7वीं, और ये लगातार 5वां साल है जब भारत टॉप 10 पोजीशन में फिगर आउट किया है। आपको जानना चाहिए केवल 3 कंट्रीज़, डेनमार्क, एस्टोनिया एंड फिलीपींस, ये भारत से ऊपर है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो इस इंडेक्स में 4 कैटेगरीज होती हैं उनको उन पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरी है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक जो है G20 कंट्रीज़ में बेस्ट है। सऊदी अरब यहाँ पर लास्ट रैंक है सऊदी अरब की, 67। अच्छा, यहाँ पर 4 कैटेगरीज कौन सी हैं जिनके बेसिस पर ये कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। GHG एमिशंस यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, 40% वेट है इसका। रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ एंड क्लाइमेट पॉलिसी। दोबारा से मैं आपको ये चार्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, अब देखिए, चौथे नंबर पर डेनमार्क है, 5वें पर एस्टोनिया है, 6ठे पर फिलीपींस है, 7वें नंबर पर इंडिया है। अब डेनमार्क चौथे नंबर पर है, तो इससे पहले जो शुरू की 3 रैंक है वो किसी भी कंट्री ने अचीव नहीं की है।
आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2023 इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑन December 12? 12 दिसंबर को मनाए जाने वाले 2023 अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय क्या है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहेगा, हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। आपको जानना चाहिए कि 12 दिसंबर 2017 को यूनाइटेड नेशंस ने ये डिक्लेयर किया कि 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाएगा। साल 2023 में इस डे का थीम है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। आपको जानना चाहिए कि WHO एंड यूनिसेफ का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है वॉश, यानी कि WASH, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लोबल एक्शन प्लान है तो उसी के तहत है कि 2030 तक एडिक्वेट वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है। 12 दिसंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी भी सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इज द यूनिसेफ डे सेलिब्रेटेड? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, December 11। देखिए, हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। इस बार यूनिसेफ डे का थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। आपको जानना चाहिए यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के तहत आती है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तब इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो कि इसका ये एक्रोनिम भी दर्शाता है। और इसे बनाने का मकसद था कि जो भी चिल्ड्रंस हैं जो अफेक्ट हुए हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड से, उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरी करना। 1953 में फिर यूनिसेफ का जो नेम है वो चेंज हो गया, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड हो गया। हालांकि जो एक्रोनिम है वो सेम रखा है, यूनिसेफ ही। नोबेल पीस प्राइज़ 1965 में से प्राप्त हो चुका है और 1989 में 1989 में इंदिरा गांधी प्राइज़ भी प्राप्त हो चुका है यूनिसेफ को। बाकी आपको जानना चाहिए इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क US में, हेड हैं इसकी कैथरीन M रसेल। निधि शिरोल हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज इंडियाज फर्स्ट पेशेंट ऑफ विच डिजीज़? निधि शिरोल जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत की किस बीमारी की पहली मरीज थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है पोम्पे। देखिए, निधि शिरोल ये इंडिया की फर्स्ट पोम्पे डिजीज़ पेशेंट थी। इनका हाल ही में 24 की एज में निधन हो गया है। इस डिजीज़ को ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2 भी कहते हैं। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एसिड अल्फा ग्लूकोसाइड्स की डेफिशिएंसी के कारण होता है। आपको बता दें इसका जो प्रिवलेंस रेट है, यानी कि अगर हम देखें कि कितनी रेयर डिजीज़ है ये, तो 40,000 में से एक को हो जाएगा। 40,000 बर्थ हुई, उनमें से किसी एक को भी हो सकता है, या फिर 3 लाख बर्थ में से किसी एक को हो सकता है। तो इसके बीच में रहता है इसका जो प्रिवलेंस रेट है। सिम्टम्स देखें तो मसल वीकनेस, मोटर स्किल डिले, डीजेनरेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑन बोन्स, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, ये सभी होती हैं। फिलहाल इसकी कोई भी क्योर नहीं है इस डिजीज़ का। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। वेटरन एक्टर नईम सैयद, जिन्हें जूनियर महमूद के नाम से भी जानते हैं, इनका हाल ही में 67 की एज में निधन हो गया। एक्टर दिनेश फडनिस, जिन्हें CID ऑफिसर फ्रेडरिक्स, आपने देखे होंगे CID के शो में फ्रेडरिक्स का किरदार निभाया, इनका हाल ही में 57 की एज में निधन हो गया। इंडिया एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली लॉन्च्ड लीड IT 2.0? भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, स्वीडन। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उल्फ क्रिस्टरसन, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं स्वीडन की, इन्होंने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी कि लीड IT 2.0 ये सेकेंड फेज इसका लॉन्च किया है 2024 से 2026 के पीरियड के लिए। कहाँ पर? जो COP28 दुबई हुई है वहाँ पर। अच्छा, लीड IT 2.0 विल फोकस ऑन इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन, को डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इंडिया और स्वीडन ने इंडस्ट्री ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, विच विल कनेक्ट द गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, रिसर्चर्स एंड थिंक टैंक्स ऑफ द 2 कंट्रीज। आपको जानना चाहिए, भारत और स्वीडन ने न्यूयॉर्क में साल 2019 में जब UN क्लाइमेट एक्शन समिट हुई, वहाँ पर ये लीड IT इनिशिएटिव लॉन्च किया था और अब इसका ये सेकंड फेज लॉन्च किया गया है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में, करेंसी है स्वीडिश क्रोना।
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इंक्रीज द लिमिट फॉर ई मैंडेट्स टू हाउ मच पर ट्रांजेक्शन। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ई मैंडेट की सीमा प्रति लेन देन कितनी बढ़ा दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 1 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ई मैंडेट की लिमिट है, जिसे आप ऑटो डेबिट भी कहते हैं, उसे 1 लाख रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन बढ़ा दी है। तो इसे म्यूचुअल फंड बाय करने से के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, वया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी की फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। और कोई आपका इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलरली आप पे करते हैं, वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। इवन क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में भी यूज़ की जा सकती है। तो जो ये ई मैंडेट है या फिर ऑटो डेबिट फ्रेमवर्क है, ये आरबीआई द्वारा अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे बोलते हैं रिकरिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि आप जो है अलाउ करते थे, जैसे आप फ़ोन पे कोई बिल पे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जैसे किसी ने यूट्यूब प्रीमियम लिया हुआ है तो हर महीने 129 रुपये कटते रहते हैं, अपने आप ही कट जाते हैं, तो आप अलाउ करते हैं उसको ना, प्लेटफॉर्म को, उसको बोलते हैं रिकरिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिना आपकी मतलब अनुमति आप दे ही देते हैं एक बारी में, तो फिर अपने आप कटते रहते हैं जब तक आप उसे रोक ना दें, उसे वो कहते हैं रिकरिंग ट्रांजैक्शन। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपये कर दी है आरबीआई ने। अब पहले कितनी थी? 15,000 रुपये थी। तो जब आपकी अनुमति हर बार लेनी पड़ती है, उसे बोलते हैं AFA, यानी कि एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। देखिए इस दूसरे पैराग्राफ में लिखी है ना, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन उसको बोलते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो पहले 15,000 रुपये तक जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वही यहाँ लिखा है, ई मैंडेट इज़ अ डिजिटल पेमेंट सर्विस इनिशिएटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट एक्ट्स एज द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलिंग इंडियन बिजनेसेस टू कलेक्ट रिकरिंग पेमेंट्स विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन। What percentage of the total loans written off in fiscal 23 belong to large industries and services? फिजिकल 23 में बट्टे खाते में डाले गए कुल ऋणों का कितना प्रतिशत बड़े उद्योगों और सेवाओं से संबंधित था? सही आंसर ऑप्शन डी है 52.3%। आपको जानना चाहिए पिछले 5 फिजिकल ईयर्स में बैंक्स ने 10.57 लाख करोड़ रुपए जो हैं राइट ऑफ किए हैं, और इनमें से 5.52 लाख करोड़ इस तरह के लोन्स हैं जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज से संबंधित हैं। ओवर हाफ ऑफ द टोटल लोन्स रिटर्न ऑफ बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन द फाइनेंशियल 2022-2023, अगर हम फिजिकल 23 की बात करते हैं तो आधे से ज़्यादा जो ऐसे लोन्स हैं जिन्हें राइट ऑफ किया है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने, वो लार्ज इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर से संबंधित रहे हैं। आपको बता दें 2.09 लाख करोड़ रुपीज़ के लोन्स रिटर्न ऑफ किए गए बैंक्स द्वारा फिजिकल 23 में, जिनमें से 1.09 लाख करोड़ या फिर 52.3% लार्ज इंडस्ट्रीज या सर्विसेज से संबंधित रहे हैं। बैंक्स ने यहाँ पर 15,31,453 करोड़ रुपए जो हैं अब तक राइट ऑफ किए हैं फिजिकल 2012-13 से लेकर अब तक, ऐसा आरबीआई का डेटा कहता है। हालांकि जो लोन्स राइट ऑफ किया जाता है बैंक्स द्वारा, वो जो इनकी बैंक की बुक है उनमें जो है अनरिकवर्ड लोन्स के तौर पर मेंशन रहता है। Which of the following is the first Indian state to get the highest number of 18 GI tags in a single day? निम्नलिखित में से कौन एक ही दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य है? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है हमारे देश में जहां के 18 प्रोडक्ट्स को एक ही दिन में GI टैग्स प्राप्त हुए हैं। तो इन न्यूली सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड चुलाई है, झंगोरा है, मंडुआ है, रेड राइस है, अल्मोड़ा लखोरी चिली है, बेरीनाग टी है, बुरान शरबत है, रामनगर नैनीताल लीची है। ठीक है, ये सभी प्रोडक्ट्स को हाल ही में GI टैग दिया गया है। इनसे पहले 9 प्रोडक्ट्स थे उत्तराखंड के जिन्हें GI टैग प्राप्त था, जैसे तेजपात और बासमती राइस, एपन आर्ट याद रखिएगा, वाइट राजमा, मुंशियारी का, रिंगल क्राफ्ट, थुलमा, बोटियादान, ये सभी। और अब उत्तराखंड को जो है टोटल 27 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुका है उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देहरादून में स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को इनोग्रेट किया। इस समिट का थीम रहा पीस टू प्रोस्पेरिटी, और इसी समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने सशक्त उत्तराखंड नाम की एक बुक लॉन्च की। साथ ही उत्तराखंड का अपना ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही एक मूवमेंट भी इन्होंने लॉन्च किया है, जैसे मेक इन इंडिया था ना, इसी तरह से वेड इन इंडिया, यानी कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना, लोग बाहर करते हैं विदेश में जाकर,
तो इनका कहना है कि अपने देश में ही कीजिए, हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन है इस तरह की। इस समिट का टारगेट था कि 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का जो है MOU साइन किए जाएँ इन्वेस्टमेंट संबंधित, पर 3.5 लाख करोड़ रुपए तक के MOU साइन किए गए हैं। What is the target year for tripling the world's green energy capacity to 11,000 gigawatt as per pledge taken at COP28? COP28 में लिए गए निर्णय के अनुसार विश्व की हरित ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करने का लक्ष्य वर्ष किया है। सही आंसर ऑप्शन बी है 2030। आपको जानना चाहिए हाल ही में जो COP28 क्लाइमेट समिट हुई है दुबई में, यहाँ पर 118 कंट्रीज़ ने ये प्लेज ली है जिसे रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज बोलते हैं कि हम जो वर्ल्ड की ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी है उसको 3 गुना कर देंगे 2030 तक, यानी कि 11,000 गीगावाट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा फॉसिल फ्यूल पर जो हमारी रिलायंस है, ठीक है, वो कम हो जाएगी, जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। इंडिया और चाइना इस प्लेज का हिस्सा नहीं है और ये प्लेज लीगली बाइंडिंग नहीं है, ना ही COP28 कैलेंडर का पार्ट है। तो इस प्लेज का नाम है ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। तो इसमें कहा गया है कि कंट्रीज हैव टू डबल द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स फ्रॉम अराउंड 2% टू ओवर 4% एवरी ईयर अंटिल 2030। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए एक और इसी तरह का जो है प्लेज टाइप आप कह सकते हैं। 63 कंट्रीज जिसमें US, कनाडा, केन्या भी है, इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट एवर प्लेज टू ड्रास्टिकली कट कूलिंग एमिशंस इसको साइन किया है। जो कूल एमिशन होता है उसको कट करने से संबंधित ये समझौता हुआ है। कूल एमिशन आप समझ रहे हैं, मतलब इस तरह का एमिशन जो रेफ्रिजरेटर से निकल रहे या फिर इस तरह के अप्लायंस जैसे AC हो गया, इनसे निकलता है एमिशन, ठीक है, उसको बोलते हैं कूल एमिशन। तो इनको ये कम करेंगे। तो टारगेट क्या रहेगा, 2050 तक 68% तक हम जो है इसको कट करेंगे एमिशन को। इसमें ये भी लिखा है कि दीज काइंड ऑफ एमिशंस नाउ अकाउंट फॉर 7% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 7% तो ये कूल एमिशन ही होते हैं और 3 गुना हो जाएंगे 2050 तक ही, इसलिए कम करने की जरूरत है। With reference to the World Malaria Report 2023, which of the following statements is not true? विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है इट वॉज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सही है। द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस स्टॉप्ड ग्लोबली फ्रॉम 2000 टू 2019, बिल्कुल सही है। इंडिया विटनेस्ड एन इंक्रीज इन मलेरिया केसेस एंड डेथ्स इन 2022 एज कम्पेयर टू 2021, ये गलत है, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि सही है। इंडिया अकाउंटेंट फॉर स्ट्रगलिंग 66% ऑफ मलेरिया केसेस इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट लॉन्च की है और इसमें बताया गया है कि 2022 में 249 मिलियन केसेस मलेरिया के हुए हैं, जिसने प्री पेंडेमिक लेवल को सरपास कर दिया है। 29 कंट्रीज़ में 95% मलेरिया केसेस हैं पूरे विश्व के। 4 कंट्रीज़, नाइजीरिया जिसमें सबसे आगे है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर युगांडा है, फिर मोज़ाम्बिक है। ये जो है ग्लोबली जो मलेरिया केसेस हैं उनका ऑलमोस्ट हाफ केसेस इन 4 कंट्रीज़ में है। 2022 में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो है 66% मलेरिया केसेस, जो 66% मलेरिया केसेस जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में है वो भारत में है, ठीक है। मतलब जितने भी मलेरिया केसेस साउथ ईस्ट एशिया रीजन में है उनका 66% भारत में है और इसका रीज़न है प्लाज्मोडियम विवैक्स। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत ने अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो मलेरिया के जो केसेस उसमें 30% का गिरावट देखी है, वहीं मोर्टेलिटी में 34% गिरावट देखी है। ये हमारा आंसर भी था। वहाँ पर लिखा गया था कि प्रीवियस ईयर से हमारे यहाँ ज़्यादा हुआ है, पर आंकड़ा क्या है कि कम हुआ है। इंडिया और इंडोनेशिया अकाउंटेड फॉर अबाउट 94% ऑफ ऑल मलेरिया डेथ्स इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं मलेरिया के कारण इंडिया और इंडोनेशिया में हुई हैं अगर हम साउथ ईस्ट एशिया रीजन में देखें। कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो अफ्रीका में हाईएस्ट मलेरिया बर्डन रहा है, 94% ऑफ केसेस एंड 95% ऑफ ग्लोबल मलेरिया डेथ्स। WHO ने लक्ष्य रखा है कि हम मलेरिया इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी को 75% और 90% तक कम कर देंगे, ठीक है।
मलेरिया इंसिडेंट्स को तो 75% तक 2025 और मोर्टेलिटी रेट को 90% तक कम कर देंगे 2030 तक। इसके लिए WHO ने E2025 इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था 2021 में। कई बार उस वक्त एग्जाम में पूछा गया कि E2025 इनिशिएटिव किससे संबंधित है, यानी कि इसका मतलब है 2025 तक जो टॉप 25 कंट्रीज़ हैं उनमें मलेरिया के जो केसेस हैं उनको रोक देना। अच्छा, इसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है कि WHO ने एक रिकमेंड भी की हुई है मलेरिया की वैक्सीन RTS-AS01 अफ्रीकन नेशंस में, और अभी अक्टूबर 2023 में एक और मलेरिया वैक्सीन अप्रूव की गई R21 मैट्रिक्स M। मलेरिया आप सभी जानते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिजीज़ है, जिसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होती है जो, और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से ये फैलती है। Number of malaria cases had dropped from 243 million to 243 million to 233 million globally between 2000 and 2019। ये भी हमारे ऑप्शन में था ना, तो ये सही है। 2000 से लेकर 2019 के बीच में जो है गिरावट आई है मलेरिया केसेस में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्राम मानचित्र GIS एप्लीकेशन? किस मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र GIS एप्लीकेशन लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। देखिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पेशल प्लानिंग बाय द ग्राम पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च्ड द ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र। दिस एप्लीकेशन फैसिलिटेट्स एंड सपोर्ट्स ग्राम पंचायत टू परफॉर्म प्लानिंग एट ग्राम पंचायत लेवल यूजिंग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। साथ ही पंचायती राज मिनिस्ट्री ने M-ActionSoft नाम की एक मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन भी लॉन्च किया है to help in capturing photos with geotags for the works which have asset as an output. Geotagging of the assets is done in 3 stages: before start of the work, during the work and on completion of work। भाई इसमें आपको ये जानना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने एक तो ग्राम मानचित्र नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है और M-ActionSoft नाम का एक मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन लॉन्च किया है। Which city emerged as the safest city in India according to NCRB's Crime in India for 2022 रिपोर्ट? NCRB की क्राइम इन इंडिया फॉर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी कोलकाता है। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जिसे NCRB बोलते हैं, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करती है। इसने 2022 के लिए अपनी रिपोर्ट लॉन्च की है क्राइम इन इंडिया। इसमें बताया कि 2022 में 58,24,946 जो है क्राइम्स रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 35,61,379 इंडियन पिनल कोड से संबंध क्राइम रहे और 22,63,567 स्पेशल एंड लोकल लॉस क्राइम्स रजिस्टर किए गए हैं। हालांकि 2021 के कंपेयर में डिक्लाइन है, 4.5% का डिक्लाइन है। क्राइम रेट या फिर क्राइम्स रजिस्टर्ड पर लाख पॉपुलेशन ये डिक्रीज हुआ है। 2021 में 445.9 था और 2022 में 422.2 है। आपको बता दें 4,65,256 केसेस जो है क्राइम के महिलाओं के अगेंस्ट ये रजिस्टर किए गए 2022 में। इंक्रीज़ देखने को मिला है इसमें 2021 से कंपेयर में 4% का इंक्रीज़ है। और सबसे ज़्यादा जो क्राइम हुआ है महिलाओं के खिलाफ वो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, दूसरे नंबर पर फिर किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ वुमेन, तीसरे नंबर पर असल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। आपको बता दें साइबर क्राइम में इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है 24.4% का, अगर हम 2021 से कंपेयर करें। और ज़्यादातर जो केसेस रहे वो फ्रॉड से संबंधित रहे, दूसरा फिर एक्सटॉर्शन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित रहे। 4.2% इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है सुसाइड केसेस में, अगर हम 2021 से कंपेयर करें 2022 को। सबसे ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण सुसाइड हुई हैं, फिर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर इलनेस। और अगर हम बता दें मेल टू फीमेल रेशो अगर सुसाइड विक्टिम्स का है तो 71.8 रेस टू 28.2 है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड देखने के लिए मिली है। अगर हम स्टेट्स और यूटीज़ की बात करें जहाँ पर हाईएस्ट चार्ज शीटिंग रेट है अंडर IPC क्राइम, तो ये केरल पहले नंबर पर है, फिर पुडुचेरी है, फिर वेस्ट बंगाल है। आपको बता दें जो हमारा क्वेश्चन था वो सेफेस्ट सिटी से संबंधित था, तो कोलकाता इमर्ज्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। पुणे दूसरे नंबर पर है, हैदराबाद तीसरे नंबर पर है सेफेस्ट सिटी के मामले में। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर हाईएस्ट रिपोर्टेड केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन रहे हैं। इसमें बताया गया है कि 31,516 रेप केसेस के साथ
जो है मतलब रेप के इतने रेप केसेस 2022 में रिकॉर्ड किए गए। राजस्थान इनमें टॉप पर है रेप केसेस में। अगर हम स्टेट्स की बात करें फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। एनसीबी ने ये भी कहा है कि दिल्ली जो है ये मोस्ट अनसेफ सिटी है महिलाओं के लिए। सिटी की बात करें सबसे अनसेफ दिल्ली है और सबसे ज़्यादा रेप केसेस राजस्थान राज्य में हुए हैं। अगर हम हिमालयन स्टेट्स की बात करें, 9 हिमालयन स्टेट्स में यहाँ सबसे ज़्यादा विमेन रेप या फिर चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्रूरल्टी कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। अच्छा, विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है इनमें 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में 8.7%, सीनियर सिटीजन्स के में 9.3%, शेड्यूल्ड कास्ट में 13.1% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 14.3% केसेस जो है बढ़े हुए मिले हैं 2022 में, अगर हम 2021 से कंपेयर करें। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु हैज़ बिकम द तेलंगाना's फर्स्ट दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर? बटी विक्रमाका मल्लू। The Arakan Army is an ethnic armed organization based in which country? Myanmar. Jyotirao Phule Praja Bhavan is the official residence and principal workplace of the Chief Minister of which state? Telangana. Simon Still is the executive secretary of which global organization under whose preview COP28 is taking place? Answer is United Nations Framework Convention on Climate Change, यानी कि UNFCCC. Which nation proposed the name Maichuang for the recent cyclonic storm that wreaked havoc इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश? आंसर इज म्यांमार। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस? द इकोनॉमिस्ट डिक्लेयर्ड विच वर्ड एज द ग्लोबल वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023? पेपर वर्ड मिडिल ईस्ट एंड गिफ्ट्स एंड लाइफ स्टाइल मिडिल ईस्ट कंक्लूडेड इन विच सिटी? ये एक तरह का सेशन रहा है या एक एग्जीबिशन रहा है, कहाँ हुआ है बताना है। विच एडिशन ऑफ इंडिया जर्मनी मिलिट्री कोऑपरेशन सब ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।